हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मुझे मेरी सास की कमाई में भी हिस्सा चाहिए। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। घर के बाहर गाड़ी लगी थी और दुल्हन बनी माला जोर जोर से रो रही थी। उसके आसपास भी बाकी लोग भी रो रहे थे। माला अपनी माँ रजनी जी के कंधों से लिपट के रोए जा रही थी। रजनी जी उसके कंधे को थपथपा रही थी, अपनी बेटी को कसकर पकड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह समय थम जाए और वह अपनी बेटी को जी भर के अपने कलेजे से वह उसे लगा पाए, उसके छुअन के एहसास को अपने मन सांसों में भर ले। समय था माला की विदाई का। माला की विदाई हो रही थी। माला शादी कर अपने पति ससुराल घर जा रही थी। रजनी जी अपने हाथों से अपनी इकलौती बेटी का विदाई कर रही थी। थोड़ी देर में गंभीर माहौल में माला विदा होकर अपने ससुराल चली गई। इतने दिनों से घर में बज रहे ढोल, मेहमानों से होने वाले गुलजार खुशहाल घर और घर में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले मंगल गीत की जगह रह गया घर में एक गहरी चुप्पी, शांति। दिन के 12 बजे माला विदा हुई। दिन भर तो मेहमानों रिश्तेदारों की आवभगत में दिन निकल गए। रजनी जी का भी समय इधर उधर बैठे बातें करते निकल गई। रात को सब रिश्तेदार खाना खाने के बाद बैठे। रिश्तेदारों में महिला रिश्तेदारों ने कहा कि हम भी कल परसों तक निकल जाएंगे। रजनी घर पूरा घर खाली हो जाएगा। आज तुम्हें बहुत सोना लग रहा होगा कि बेटी चली गई, लेकिन खुशी भी हो रही होगी कि बेटी की शादी बहुत धूमधाम से और अच्छी शांति से संपन्नता से निपट गई। रजनी जी बोली कि आज बेटी की शादी हो गई, आज मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई। रजनी और उनके पति देवधारी जी और उनके 3 बच्चे, बस इतना ही तो परिवार था। उनका बड़ा बेटा मोहन, मंझला बेटा सोहन और छोटी बेटी माला। मोहन की शादी हुए 6 साल हो चुके थे। उसकी 3 बेटियां थीं। दूसरा बेटा सोहन की शादी 4 साल पहले हुई थी और उसके 2 बेटे थे। आज सबसे छोटी बेटी माला की शादी हो गई। रजनी जी और उनके पति देवधारी जी हलवाई का काम करते थे। लोगों के घर में होने वाली शादी, जन्मदिन, मरने का खाना बनाते। 10 साल पहले देवधारी जी लकवाग्रस्त हो गए। बिस्तर से ऐसे पड़े कि कभी अपने पैरों पर खड़ा हो ही नहीं पाए। बिस्तर में आने के बाद रजनी जी अपने पति की बहुत देखभाल की, पैसों से, दवाइयों से, देखभाल से, प्यार से। लेकिन 2 साल बाद देवधारी जी मुक्त हो गए अपनी परेशानियों से, अपनी बीमारी से, इस दुनिया से। रजनी जी अब शादी पार्टी में नहीं जाती। अपने घर के पास के एक होटल में शाम के 5 घंटे जाती। वहाँ उन्होंने रोटियां बेलने का काम लिया था। 6,000 मिलते थे। फिर कुछ समय बाद का पास के कॉलोनी के घर में खाना बनाने का काम ले लिया। 2,000 वहाँ से मिल जाते। कभी कभी 1-2 घर में त्योहारों के या दूसरे घरों में भेजने वाले शगुन की मिठाई या नमकीन बनाने के पैसे मिल जाते। कुल मिलाकर 8-10 हज़ार रजनी जी महीने में कमा लेती थी। दोनों बच्चे कमाने वाले थे। घर में बहुएं थी, पोता पोती से घर गुलजार था। बेटे कहते कि माँ अब काम मत करो, लेकिन रजनी जी काम नहीं छोड़ती। कहती दिन भर घर में रह करूँ भी क्या, घर की जिम्मेदारियों से मुक्त थी। माला की शादी हो जाने के बाद रजनी जी घर का पहले की बात ही सुचारू रूप से चलने लगा। 2 महीने हुए थे। उनका छोटा बेटा सोहन ने कहा कि माँ, मेरे सारे दोस्तों का ग्रुप लद्दाख घूमने जा रहा है। सोचता है बहुत दिन हो गए हैं जब से शादी ब्याह हुआ है। मैं भी घर गृहस्थी और कामों में व्यस्त रहा। 15 दिन का ट्रिप है, सोचता हूँ घूम आऊँ। रजनी जी कही कि अगर तुम सोच रहे हो तो तुम घूम आओ, अच्छी बात है। तो क्या बहू बच्चों के साथ जा रहे हो या अकेले ही जाओगे? सोहन बोला, माँ दोस्तों का ट्रिप है। अरे तो दोस्तों का ट्रिप क्या परिवार के साथ नहीं होता? उनके परिवार नहीं है क्या? रजनी जी बिदकते हुए कही, अरे माँ परिवार है, पर परिवार नहीं जा रहे हैं, बस सब मर्द ही मर्द जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, चल आराम से जा, घूमा। रजनी जी ने उसे आशीष दिया। सोहन अपनी पत्नी और बच्चों को प्यार किया, घर परिवार से विदा ली और लद्दाख के ट्रिप से चला गया। सोहन को गए 4-5 दिन हुए थे। उनके दोस्तों ने फ़ोन किया कि पहाड़ियों के बीच में गुजरने के दौरान एक जगह पहाड़ के ऊपर का बड़ा हिस्सा टूटकर खिसक कर हमारी गाड़ी पर गिर जाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया है।
2 दोस्त घायल हो गए हैं और सोहन की मौत हो गई है। पहाड़ की तरफ घूमने जाना तो अच्छी बात है, लेकिन पहाड़ों के बीच में से गाड़ी चलाकर निकालना भी एक किस्मत की बात होती है। इसे ही तो कहते हैं लैंडस्लाइड होना। पहाड़ अपनी जगह से खिसक जाते हैं। राह चलते रह रह के छोटे छोटे टुकड़े, मलबे और कभी कभी पूरा पहाड़ ही टूटकर गिर जाता है। ऐसे ही दुर्भाग्य का सामना सोहन और उनके दोस्तों का हुआ। रजनी जी और छोटी बहू और उनके बच्चों को कोई कुछ बताया नहीं। 2 दिन बाद लद्दाख से उसके साथ गए दोस्त अच्छे भले चंगे थे, अपने घायल साथियों को लेकर और सोहन की लाश को लेकर वापस लौटे। घर में गम का माहौल हो गया। सोहन की पत्नी दहाड़े मार मार के रोए जा रही थी। आखिर क्यों ना रोए, उसकी तो दुनिया ही खत्म हो गई थी। 2 छोटे छोटे बच्चे, अब पति चला गया, उसका प्यार चला गया, उसका दुनिया चला गया। रजनी बेतहासा रोए जा रही थी, उनका एक बेटा चला गया। घर परिवार में भी बाकी लोग रोए जा रहे थे। सोहन किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी का दामाद था, किसी का चाचा था। हर किसी के पास रोने की एक वजह अपनी थी, लेकिन जो मन से ना मिटने वाली बुरी यादों में कोई था तो वो थी रजनी जी और रजनी जी की छोटी बहू कामना जी। दोनों बहुएं शांत, सुशील और गुणी थीं। 2 बहुएं 2 बाहर के घर के अलग अलग घरों से आने के बाद भी रजनी जी के घर में ऐसे घुल गई जैसे दूध में शक्कर। घर का वातावरण और माहौल में एक अलग ही खुशी और एक अलग ही सुकून का एहसास था। घर घर नहीं, वह स्वर्ग था, लेकिन उनका स्वर्ग उनके घर को नज़र लग गई। उनका छोटा बेटा सोहन चला गया। कामना की तो दुनिया ही उजड़ गई। सोहन की पूरी अंत्येष्टि खत्म होने के बाद, उसका क्रियाक्रम खत्म होने के बाद घर में रजनी जी, उनका ससुराल और कामना के मायके और बाकी नाते रिश्तेदार भी बैठे थे। रजनी जी अपनी बहू के दुख को समझ रही थी और साथ में यह भी समझ रही थी कि उसके बच्चे बहुत छोटे हैं। उसे ही अंदर डर लग रहा था कि कहीं कामना के मन में ऐसी कोई बात बैठ ना जाए कि उसके बच्चे छोटे हैं और उसका भविष्य खतरे में है, अंधकार में है। उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, इसलिए मुझे उसको भरोसा और दिलासा देना चाहिए, जिससे उसे सुरक्षित माहौल का एहसास हो। रजनी जी ने अपने परिवार के सामने कहा कि बेटा, तुम तो जानती हो कि मैं जो भी कमाती हूँ, थोड़ा बहुत घर में सब्जी भाजी और फल फौलेरी लाने के अलावा कोई खर्च नहीं करती। जमा पैसों से घर में अपने बच्चों के नाम से फिक्स डिपॉजिट करते जाती हूँ। मैंने बड़े बेटे के 3 बेटियों के नाम से 50-50 हज़ार रुपये फिक्स डिपॉजिट किया है। अपने छोटे बेटे के दोनों बेटों के नाम से मैंने 50-50 हज़ार रुपया डिपॉजिट कर रखे हैं। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा कुछ और मुझे करना पड़ेगा। उन्होंने अपने घर वालों के सामने ही बातों बातों में कहा कि बेटा, तुम परेशान मत हो कि बेटा चला गया तो तुम इस घर में पराई हो गई। तुम मेरी बहू है, कल थी और आज भी है, और मेरे पोते कल भी थे, आज भी हैं। तुम्हारा छत, तुम्हारा परिवार तुमसे कभी अलग नहीं होगा। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही होगा। और तुम्हारे बच्चों के नाम में से मैं 50,000 रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट तो कर रखे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ पैसा और जमा है। मैं 1 लाख रुपये के लगभग मैं सोचती हूँ कि उसे भी मैं तेरे नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट कर दूँ कि कल किसी भी स्थिति में कम से कम 1 लाख रुपये के तेरे पास हिम्मत तो रहे कि हाँ, मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा है और जमा होने के बाद कुछ ना कुछ उसमें ब्याज तो बढ़ेगा ही। तेरे पास एक राशि होगी। कामना, जो बहुत सुलझी और गुणी और समझदार औरत थी, उसने अपने पति के जाने का गम का झटका था या सदमा था, यह तो पता नहीं, लेकिन वह आज कुछ अलग ही भाषा में बात कर रही थी। उसे लग रहा था कि माँ तो अपने सारे बच्चों को बराबर देख रही है, एक जैसा देख रही है, जबकि एक जैसा और बराबर का भाव रखने वाला स्थिति तो नहीं है। मेरा पति नहीं है, माँ को मुझ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आखिर मेरा पति नहीं है, मेरा कमाने वाला नहीं है, मुझे ज़्यादा सहयोग देना चाहिए। उसने कहा कि माँ, आप अपने सारे बच्चों पर बराबर नज़र रखते हो, या मैं जानती हूँ। मुझे इससे पहले आपसे शिकायत भी नहीं थी, लेकिन आज मुझे एक बात का अफसोस है और यह बात मैं आपसे आज कहती हूँ कि आज मेरा पति नहीं है, मेरी दुनिया खत्म हो गई, मेरे बच्चे अनाथ हो गए।
मुझे बराबर से कहीं ज़्यादा मिलना चाहिए। रजनी जी बोली कि तुम्हें बराबर से ज़्यादा ही दे रही हूँ बेटा। तुम्हें ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें अकेलापन ना लगे, ऐसा ना लगे कि तुम अपने परिवार में अकेली हो गई हो। तुम्हारे बच्चों के नाम से फिक्स डिपॉजिट करने के अलावा तेरे नाम से भी 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट कर रही हूँ बेटा। 1 लाख का डिपॉजिट बड़ी बहू या बड़ी बेटे के नाम से नहीं किया है मैंने। मैं समझती हूँ इस बात को कि अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने परिवार को, तुम्हें और अपने बच्चों को कोई कमी या तकलीफ़ में ना देखूँ। मैं तुम्हें यह एहसास दिला रही हूँ कि बेटा मैं तुम्हारी बहुत ध्यान रख रही हूँ। तुम्हारे मन में कुछ और भी भाव है, कुछ और बात है तो कहो बेटा। कामना कही कि माँ आप मेरे नाम का 1 लाख डिपॉजिट करवा रही हो, मुझे उसमें भी तो आपको कुछ पैसा देना चाहिए। यह मैं जानती हूँ, लेकिन आप जो हर महीने कमाते हो मुझे उसमें भी तो आपको कुछ पैसा देना चाहिए ना। मेरे हाथ में हर महीने का भी तो कुछ पैसा होना चाहिए ना। रजनी जी सुनकर शॉक हो गई और उनके साथ वहाँ बैठे उनके सारे नाते रिश्तेदार, कामना के मायके वाले भी इस बात को सुनकर थोड़ा अचंभित हो गए कि कामना ऐसे कैसे बहकी बहकी बात कर रही है। रजनी जी को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन थोड़ा फिर खुद को संभाली। उसने कामना के नज़र से और उसके मन को टटोलने की कोशिश की और फिर बोली, बेटा अगर तुम ये कह रही हो कि तुम्हें तुम्हारी सास की कमाई से भी हिस्सा चाहिए तो बेटा ये बहुत ही गलत और निराधार है। तुम्हारी सास कोई सरकारी नौकरी नहीं करती, कोई फैक्ट्री नहीं चलाती जिससे उसको हजारों करोड़ों रुपया मिलता हो। वह होटल में जाकर 4-5 घंटे बैठकर रोटियां बेलती है जिससे उसे महीने की 6-7 हज़ार की कमाई होती है, और तुम अपनी सास की कमाई से भी हिस्सा मांग रही हो। यह क्या शोभा दिया। मैं तुम्हारे दुख का अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि शायद तुम अभी समझ नहीं पा रही हो कि तुम कैसे निराधार और बकवास बातें कर रही हो। अगर तुम्हें सास की कमाई से भी हिस्सा चाहिए कि हाथ में कुछ पैसा होना चाहिए तो बेटा कल मेरे साथ चलना। मैं तुम्हें भी कहीं खाना बनाने का काम में लगवा दूंगी। 2-3 महीने में शायद तुम समझ जाओगी कि महीने भर किए मेहनत की कमाई में से हिस्सा देना क्या होता है। रजनी जी ने अपने दिमाग से और अपने बहुत ही सुलझे हुए बातों से छोटी बहू को समझा दी कि वह गलत है। दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।